हेलो एवरीवन। तो आज हम चालू कर रहे हैं हमारा 11th साइंस का फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसमें हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें मेजर कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसमें हम ये सीखेंगे कि इसमें डायमेंशंस कैसे निकलते हैं। तो इसी से हम इसमें सीखेंगे कि डायमेंशंस कैसे निकलते हैं कोई भी यूनिट का। तो इस चैप्टर में हमारी जो सबसे पहली टॉपिक आती है वो है फिजिकल क्वांटिटी। तो द क्वांटिटी विच कैन बी इजीली मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो हम इजीली मेजर कर सके उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी जैसे कि मीटर हो गया, तो मीटर हम एकदम इजीली मेजर कर सकते हैं। वो काय की क्वांटिटी है, लेंथ होगी, तो लेंथ एक क्वांटिटी है। तो हम लेंथ को कोई भी तरीके से अगर मेजर कर सकते हैं, लाइक मीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसमें हमारे पास 4 बेसिक सिस्टम्स है। उसमें आता है CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम और SI सिस्टम। तो CGS सिस्टम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मतलब सेंटीमीटर लेंथ का, ग्राम किलोग्राम वेट का और सेकंड टाइम की यूनिट। फिर आता है मीटर MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। फिर उसके बाद आता है FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। फिर उसके बाद जो हमारी है वो है SI सिस्टम, यानी सिस्टम इंटरनेशनल। इस सिस्टम को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है, इसीलिए इसको सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं और ये हर जगह यूज़ होता है। FPS सिस्टम बहुत कम यूज़ होता है और MKS और SI सिस्टम सेम होता है। और हम जब अब यहाँ पर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसे हमें MKS सिस्टम या SI सिस्टम में कन्वर्ट करके करना होगा। फिर उसके बाद जो हमारी तीसरी टॉपिक है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है? द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड on any other physical quantity for their measurement are known as fundamental quantities। और ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। उसमें सबसे पहले लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप लोगों ने लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट पहले पढ़ा है और लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में यूज़ होता है। और फिर ऐसी ही फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स होती है। यही हमारी अगली टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब क्या होता है? द यूनिट यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे कि हमने देखा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उनको जो मेजर करती है उन्हें यूनिट्स कहते हैं। जैसे लेंथ की हो गई मीटर, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर के लिए केल्विन, जिसे हम K से डिनोट करते हैं। ओके, तो ऐसे ही और भी हर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए फंडामेंटल यूनिट्स होती है। वैसे ही हमारी फिर उसके बाद आता है डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी क्या? द क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन सम और ऑल ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ देयर क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो अपने मेजरमेंट और यूनिट के लिए कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा यानी 2 या सारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करते हैं, उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। मतलब कि मीटर पर सेकेंड मतलब यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और यूनिट ऑफ टाइम पर यूनिट टाइम। तो इसे हम वेलोसिटी कहते हैं, जिसकी वैल्यू यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो ऐसी ही क्वांटिटीज़ को डिराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। ऐसे ही हर डिराइव क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग डिराइव्ड यूनिट्स है। तो इन यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। द यूनिट्स which can be expressed in terms of the fundamental units are called as derived units।
तो यही डिराइव क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं उसे हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जैसे कि वेलोसिटी के लिए हम मीटर पर सेकेंड एज अ यूनिट यूज़ करते हैं। ओके, जैसा कि हमने पहले देखा अलग अलग किस्म की क्वांटिटीज़ होती है, लाइक फिजिकल क्वांटिटी हो गई तो उसको मेजर करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई तो उसे मेजर करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स है, डिराइव क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डिराइव्ड यूनिट है। पर इन बेसिक यूनिट्स को छोड़ के दो और सप्लीमेंट्री यूनिट्स है जिसे हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल कहते हैं। और प्लेन एंगल को हम डी थीटा से डिनोट करते हैं और सॉलिड एंगल को डी ओमेगा से। तो पहला आता है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट। बिसाइड द 7 फंडामेंटल और बेसिक यूनिट देयर आर 2 मोर यूनिट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, तो फिर जो प्लेन एंगल है मतलब होता है प्लेन एंगल जो है डी थीटा, यानी इट इज़ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब ये रेशियो होता है, लाइक ये हमारा सेंटर है, ये सेंटर ओ है, ये ए, ये बी, ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क हो गया। ये जो कवर हाईलाइटेड पोर्शन है ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क हो गया। ये थीटा है, तो थीटा होता है आर, ये आर हो गया, ये दोनों रेडियस हो गए और ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2πr अपॉन, हमने आर्क से उसको प्लेन एंगल क्या है डी थीटा, जो क्या है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो लेंथ ऑफ आर्क होता है 2πr अपॉन आर, तो इसे हम 2π रेडियन भी लिख सकते हैं क्योंकि आर से आर विड गेट कैंसिल। फिर ऐसा यूनिट इसकी रेडियन होते हैं जिसे शॉर्ट में RAD भी कहते हैं। इसी तरीके से फिर दूसरा आता है सॉलिड एंगल डी ओमेगा। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, दिस इज द 3 डायमेंशनल एनालॉग ऑफ डी ओमेगा डी थीटा एंड इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ सरफेस ऑफ अ स्फीयर। मतलब कि ये 3D एंगल होता है लाइक दिस वन। जैसे कि ये हो गया, तो ये एक 3D एंगल होता है। ये आर होता है, ये भी आर होता है और ये डी ऑफ ए होता है, मतलब सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो इससे हमें मिलता है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का होता है 4πr²। और वो आर क्योंकि एक यहाँ का आर है और एक अंदर वाला आर है, तो उसके लिए 2 r² लेंगे। तो r² से r² वुड गेट कैंसिल एंड 4π स्टेरेडियन वुड रिमेन। तो इसकी SI यूनिट जो होती है वो स्टेरेडियन होती है, जिसे हम स्मॉल SR से लिखते हैं या डिनोट करते हैं। तो जैसा कि हमने यूनिट्स और मेजरमेंट पढ़ रहे थे, तो उसमें हम यूनिट्स के बारे में पढ़े। तो यूनिट्स होती तो है, पर अब हमें लिखने का तरीका भी आना चाहिए। तो यूनिट लिखने के लिए कन्वेंशन होती है कुछ, तो वो कन्वेंशन ये है। जैसे कि पहली कन्वेंशन है यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। मतलब हम अगर कोई यूनिट लिख रहे हैं जैसे कि 1 किलोग्राम, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ना कि ऐसे 1 किलोग्राम। तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। और जैसे कि 1 मीटर, तो इसे मीटर ऐसे ही लिखना है, 1 मीटर ऐसे नहीं लिख सकते, गलत है, ये सही होगा। ओके, तो ऐसे ही अलग अलग कन्वेंशन है, तो अभी हम वही पढ़ रहे हैं, वही पढ़ेंगे। जो सेकंड वाला है, फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद स्मॉलर लेटर इवन इफ द नेम इज आफ्टर द पर्सन। एग्जांपल 1 न्यूटन, 1 जूल एक्सेट्रा, बट सिंबल्स फॉर यूनिट नेम आफ्टर अ पर्सन शुड बी इन कैपिटल लेटर। एग्जांपल N आफ्टर साइंटिस्ट न्यूटन, J आफ्टर साइंटिस्ट जूल एक्सेट्रा। तो इसमें हमें क्या सिखा बताया गया है कि अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं जैसे 1 न्यूटन, अगर गिवन रहेगा, जैसे गिवन है हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं, तो हम अगर फुल लिख रहे हैं तो न्यूटन n छोटा रहेगा, अगर वो कोई साइंटिस्ट के नाम पे भी है तो भी, या 1 जूल, तो इसी तरह J भी स्मॉल रहेगा क्योंकि वो जूल एक साइंटिस्ट का नाम था। और अगर हम उसकी यूनिट लिख रहे हैं तो हम उसे ऐसे लिखेंगे 1 न्यूटन, क्योंकि अगर उसका यूनिट का जो लेटर है अगर वो साइंटिस्ट के नाम के बाद है तो ये कैपिटल रहेगा। और ऐसे 1 जूल, तो ये भी कैपिटल रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे। फिर इसमें ही ये ऐसा तो ज़्यादातर उसमें गिवन रहता है, सिर्फ क्वेश्चन में ऐसा हमें ज़्यादा लिखना तो होता नहीं है मोस्टली। हमें बस यही तरीका याद रखना होगा मेन, कि अगर यूनिट का जो नाम है वो कोई साइंटिस्ट के नाम पे है तो वो कैपिटल रहेगी, अगर नहीं तो वो सादे इसके जैसे
स्मॉल लेटर में लिखेंगे। केजी भी हम स्मॉल में ही लिखते हैं क्योंकि किलोग्राम कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं था। फिर ऐसे तीसरा वाला आता है हमारा, जो तीसरा कन्वेंशन है वो है सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एंड नॉट 20 न्यूटन। लाइक इसमें दिया है फोर, अगर हम कोई भी उसका ले तो प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। हम अगर 20 न्यूटन भी लिखेंगे तो वो एन ही लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते हम कि 20 न्यूटन्स या तो फिर 20 न्यूटन्स, ऐसे भी नहीं लिख सकते क्योंकि अगर हम ऐसे एस लिख देंगे तो ये सेकंड हो जाता है और सिर्फ 20 न्यूटन सेकंड कंसिडर कर लिया जाएगा, तो ये फिर ये हमें गलत मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है लिखने का। तो सही तरीका हमें इस तरीके से लिखना होगा, ऐसे नहीं चलेगा वरना हमें एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर इसके बाद जो चौथा वाला आता है वो है सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप्स एट द एंड ऑफ द रिकमेंडेड लेटर। मतलब हम अगर ऐसे लिख रहे हैं 50 किलोग्राम तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ना कि 50 किलोग्राम डॉट लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते तो भी ये गलत हो जाएगा। ओके, तो ये गलत तरीका है लिखने का, हम डॉट नहीं लिख सकते। इसीलिए या तो फिर अगर हम ऐसे लिख रहे हैं 50 मीटर तो हम इसको ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते 50 मीटर। तो यही अलग अलग कन्वेंशन है। तो फिर हमारा फिफ्थ कन्वेंशन जो है वो है द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी in numerator and denominator should be written as one ratio. For example, the unit of acceleration is meter per second square or meter second but not meter per second। लाइक इसमें दिया है वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड रेस टू -1, क्योंकि -1 हो गया मतलब ये -2 आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस उसके ऊपर 2 की पावर है तो -2 आएगा। और हमें यहाँ पर बीच में स्पेस छोड़नी होती है, स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो भी ये गलत हो जाता है कि मल्टीप्लिकेशन डिनोट करने के लिए हमें यहाँ पर बीच में स्पेस छोड़नी होती है। और ना कि हमें इसको ऐसे नहीं लिख सकते मीटर पर सेकेंड। सॉरी ये वेलोसिटी की नहीं एक्सीलरेशन की यूनिट है। ओके, तो हम इसको ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते, ये सही है ये भी सही है। तो अब हमारा आता है, तो हमारी जो सिक्स है वो है यूनिट्स, जो हमारा सिक्स कन्वेंशन ऑफ यूनिट्स है वो है यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल फॉर यूनिट इज अवॉइडेड व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू। एग्जांपल द यूनिट जूल पर केजी केल्विन इज करेक्ट वाइल जूल JOULE पर केजी केल्विन इज इनकरेक्ट। तो इसमें हमने क्या कहा गया है कि जब हम अगर 2-3 यूनिट्स को कंबाइन करके लिख रहे हैं तो इसे अलग अलग तरीके से अलग अलग नहीं लिख सकते। लाइक इसमें एग्जांपल दिया है जूल पर केजी केल्विन का। ओके, तो इसमें हमें क्या बताया गया कि जूल जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते जूल पर केजी केल्विन। ओके, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है तो ये नहीं चलेगा, तो इसके लिए हमें इसको ऐसे लिखना होगा। तो ठीक है, ये सही तरीका होगा और ये बिल्कुल गलत है। तो इसे ऐसे नहीं लिख सकते, हमें सब एक जैसा लिखना होता है और ऐसे अलग अलग यूनिट्स को ऐसे अलग अलग तरीके से नहीं लिखा जाता, तो इसे हमें एक जैसा लिखना होगा। तो उसके बाद आता है हमारा जो 7th वाला है, तो उसमें क्या दिया है अ प्रीफिक्स सिंबल इज यूज बिफोर द सिंबल ऑफ द यूनिट। द प्रीफिक्स सिंबल एंड यूनिट सिंबल constitute a new symbol for the unit which can be raised to be to positive or negative power of 10। लाइक अगर हमारे पास इसमें एग्जांपल सेकंड का दिया है, ओके, तो जैसे इसमें क्या बोला है कि कोई प्रीफिक्स सिंबल हम यूज़ करके यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये बिल्कुल ये सही तरीका होगा। लाइक हम 1 मिलीसेकंड दिया है तो इसको हम 1 मिलीसेकंड दिया है तो इसको हम 10⁻³ सेकंड दिया तो हम इसको 1 मिलीसेकंड भी लिख सकते हैं। और वहीं अगर हमें 1 नैनोसेकंड दिया है तो हम उसे 10⁻6 सेकंड भी लिख सकते हैं। सॉरी, ये माइक्रो सेकंड है, 1 माइक्रो सेकंड। ओके, 1 माइक्रो सेकंड अगर दिया है
तो हम इसे 10 फिर अगर 1 नैनो सेकेंड दिया तो हम इसे 10⁻⁹ सेकेंड भी लिख सकते हैं, या 10⁻⁹ सेकेंड को 1 नैनो सेकेंड भी लिखा जा सकता है, ये सही तरीका है। पर हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते। अगर हमारे पास 10⁻⁶ सेकेंड दिया है तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसे ऐसे लिखेंगे 1 माइक्रो सेकेंड, ना कि हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते 1 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड, ये बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसे 1 नैनो सेकेंड लिखना होगा। और जैसे 10⁻⁹ सेकेंड दिया है तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते 1 मिली माइक्रो सेकेंड, ओके। तो हम इसे डायरेक्टली 1 नैनो सेकेंड लिखेंगे। अगर ऐसे लिख दिया जाए अगर इसे डायरेक्ट ऐसा लिख दिया जाए 1 मिली माइक्रो सेकेंड तो ये हमें गलत मिलेगा, इसका आंसर गलत आएगा, इसे गलत कंसीडर किया जाता है, ओके। तो इसे हमें 1 नैनो सेकेंड लिखना होगा। फिर है हमारा 8 वाला, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे बहुत लोग भूल जाते हैं और उसकी वजह से गलत मिल जाता है। जैसा कि मैंने ऊपर यहाँ पर भी बताया था कि यहाँ पर स्पेस या हाइफन बताना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन को बताने के लिए, तो वहाँ पर इंडिकेट मल्टीप्लिकेशन इंडिकेट करने के लिए। और बहुत लोग 8 वाला भूल जाते हैं, तो इसमें आता है स्पेस और हाइफन मस्ट बी इंट्रोड्यूस व्हाइल इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 यूनिट्स, एग्जांपल मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी का एग्जांपल दिया है, ओके, वेलोसिटी का एग्जांपल दिया है, इसकी वो होती है मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसे ऐसा लिख दे तो मीटर सेकेंड रेज़ टू -1, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये स्पेस है तो उसके लिए से करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। और मीटर पर सेकेंड अगर हम इसे ऐसे हाइफन बीच में डाल दे तो भी सही से कंसीडर किया जाता है, तो ठीक है, इसे इसलिए ऐसा कहा जाता है। बल्कि क्योंकि हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते मीटर सेकेंड रेज़ टू -1, क्योंकि ये -ms, क्योंकि अभी हमने यहाँ देखा ms होता है मिली सेकेंड, ओके। तो इसीलिए अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे तो इसे मिली सेकेंड कंसिडर भी कर लिया जाएगा, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा और ये सही होगा, ओके। हमने अभी देखा है तो इसी तरीके से हमारा कन्वेंशन फॉर यूज़ ऑफ SI यूनिट्स ख़त्म होता है। अब हम अपनी बीच का जो मैंने ना अभी थोड़ा स्किप किया है, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है, हम ये बाद में समझेंगे, इसका कुछ ज़्यादा खास यूज़ है भी नहीं, तो इसीलिए हम अपनी ये चैप्टर की सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं, डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशंस होते क्या है? द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब डायमेंशन असल में पावर फॉर्म होते हैं कोई भी यूनिट का। जैसे हमारे पास एक दिया है 1 मीटर, तो हमें इसकी वो रहेगी, इसका डायमेंशन क्या होगा मालूम है? LMT में हम हमेशा डायमेंशन लिखते हैं। L लेंथ होता है, M मास होता है और T टाइम होता है। तो बहुत लोग यहाँ देखिए M है तो यहाँ पर ये M के ऊपर पावर लगा देते हैं, तो पर ये गलत हो जाता है। तो हम अगर कुछ भी यूनिट लिख रहे हैं तो हम उसकी वो लगाते, पावर लगाते हैं, इस पर जितनी पावर यहाँ पर यूनिट पे रहती है तो हम उतनी पावर यहाँ पर उस पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये मीटर का की है, लेंथ की यूनिट है, तो उस पर 1 पावर है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो मतलब हम इस पर 1 लगा देंगे। M मास की यूनिट है, kg या ग्राम में होती है। तो जैसे कि M के सिस्टम है तो ये भी kg में हमें कन्वर्ट करना होगा और फिर उसे लिखना होगा। तो मीटर मास के लिए यहाँ पर kg तो है नहीं, तो इसके ऊपर 0 लगा दिए, और फिर T सेकेंड का होता है, मतलब T स्टैंड्स फॉर टाइम, उसकी यूनिट सेकेंड होती है, तो यहाँ पर सेकेंड भी नहीं है तो इसको 0 लगा दिए, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L1 M0 T0, इसे हम ऐसे पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद आता है दिस डायमेंशनल फॉर्मूला इज एक्सप्रेस्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट एंड नो कॉमा इज रिटन इन बिटवीन एनी ऑफ द सिंबल्स LMT। हमें LMT के जरिए मैंने बता दिया ऊपर ही कि लिखते हैं हम इसे, और इसको हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना होता है, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो एक गलत हो जाएगा, और बीच में कॉमास भी नहीं लगा सकते हम, वो भी गलत हो जाता है। तो जैसे कि सी के निकाले हमने, आगे और भी हम निकालेंगे और देखेंगे कि ये डायमेंशंस कैसे निकालते हैं और डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करके लिए होता है। इसी को डायमेंशन निकालने को हम डायमेंशनल एनालिसिस करना बोलते हैं।
कोई भी यूनिट के उसको, तो उसी को हम डायमेंशनल एनालिसिस करना बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम अब आगे अलग अलग यूनिट्स की डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे और उसके डायमेंशन निकालेंगे। तो जैसे कि एरिया दिया है, तो अगर हमें कोई भी चीज़ की यूनिट निकालना है, तो कोई भी चीज़ का डायमेंशन निकालना है, कोई भी उसका, तो हमें सबसे पहले तो उसकी यूनिट्स पता होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें यूनिट्स लर्न बाय हार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास है एरिया। तो एरिया की हम यूनिट नहीं, हमें पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो हम एरिया का डायमेंशन निकालेंगे। तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो इसका डायमेंशन होगा, तो जैसे कि हमने देखा एरिया की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, तो हम इसका डायमेंशन निकालेंगे। तो इसका डायमेंशन होता है, हम इसका डायमेंशन निकालेंगे। अब भी हमने ऐसे ही मीटर का ऊपर निकाले थे, तो पहले एल एम टी लिख लेने का और बाद में देखने का। तो एल है तो ए, क्योंकि लेंथ है तो मीटर है, तो मतलब लेंथ के ऊपर 2 लगेगा, मीटर। मास, एम स्टैंड फॉर मास, तो मास के लिए केजी नहीं है तो हम केजी पे मास पे 0 लगा देंगे। टी, टाइम भी गिवन नहीं है, सेकंड वगैरह है नहीं, तो इस पर भी 0 लगा देंगे। तो एरिया के डायमेंशन हो गए L2 M0 T0। तो उसके बाद जो हमारे पास है वो है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, जिसे न्यूटन पढ़ते हैं। तो इस फोर्स की यूनिट न्यूटन है। तो देख, जैसे कि हमने देखा फोर्स की यूनिट न्यूटन है, तो पर हम न्यूटन को LMT में नहीं रख सकते। तो इसके लिए हम फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को हम kg लिख सकते हैं और एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इसी के हिसाब से रख देंगे। तो अब इसका डायमेंशंस क्या हो जाएगा। ओके, अब हम इसका डायमेंशंस निकालेंगे। तो इसका डायमेंशन पहले हम LMT, कहीं कुछ रेयर केसेस में ये LMT के साथ I या AB लग सकता है। I करंट क्या होता है, AB एम्पियर मतलब करंट की यूनिट है। तो ऐसे अलग अलग वो हम लगा सकते हैं। तो LMT पर उसे SI यूनिट में ही होना चाहिए। न्यूटन भी SI यूनिट है पर इसे हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो डायमेंशन एनालिसिस के उसमें नहीं आता है। तो LMT, L मतलब मीटर या लेंथ, तो लेंथ मीटर के ऊपर 1 दिया तो हम 1 लगा देंगे। M मतलब मास यानी केजी के ऊपर भी 1 दिया तो इस पर भी हम 1 लगा देंगे। T अपॉन में और 2 है तो मतलब हम इसके ऊपर -2 लगा देंगे, क्योंकि कोई भी वैल्यू नीचे रहती है वो उसको अगर हम ऊपर लाते हैं। तो मैं वही बोल रहा था कि अगर कोई भी अपॉन में कोई भी की पावर नेगेटिव पॉजिटिव है, हम उसे ऊपर लेके गए तो वो नेगेटिव हो जाती है, ना कि वो नंबर वगैरह हम ऊपर लेके गए। नंबर को हम ऊपर नहीं लेके जा सकते ऐसे डायरेक्ट, उसका अलग तरीका होता है। वो अलजेब्रा में मैं सिखा दूँगा आपको, तो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में मैं बताऊँगा। तो ठीक है, तो ऐसे ही हम चलिए और यूनिट्स की वो निकालते हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ की के डायमेंशन निकाल। ओके, तो हमारा अगले जो यूनिट है क्वांटिटी है वो है वेलोसिटी की यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। हम इसे और भी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमें इसकी वो नहीं आती तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस हम काय में निकालते हैं, ऐसा यूनिट होती है उसकी मीटर पर यूनिट टाइम है, तो उस टाइम की हो जाती है सेकेंड। तो हमें सेकेंड ऐसे मीटर पर सेकेंड उसकी वैल्यू भी निकाल ले सकते हैं हम, अगर हमें याद नहीं है तो, क्योंकि डिराइव क्वांटिटीज़ है तो डिराइव क्वांटिटीज़ के यूनिट हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसी तो वेलोसिटी का हम डायमेंशन निकालते हैं क्योंकि उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, वो हमारे पास डायरेक्ट यूनिट है। तो हम इसका डायमेंशंस निकालेंगे। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा LMT। लेंथ मीटर दी है तो 1, क्योंकि उसके एम के ऊपर मीटर के ऊपर कोई पावर नहीं है। M kg तो दिया नहीं तो 0। T -1 क्योंकि उसके ऊपर कोई पावर नहीं मतलब 1 है, तो ऊपर जाके -1 जाएगी। तो एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन के हम अगर डायमेंशन निकाले तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, बहुत ईजी होगा। जस्ट लाइक अब जैसे हमने ऊपर किए बिल्कुल वैसे ही करना है हमें। ओके, तो L के ऊपर 1 क्योंकि मीटर के ऊपर कोई पावर नहीं मतलब 1 है,
तो मास तो कोई गिवन नहीं, मास तो कोई यूनिट, तो इसे हम 0 लिख लेंगे, और टी 2 है तो -2। ओके, फिर इसके बाद जो आती है वो है हमारी चार्ज की। चार्ज का मेरे पास कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, चार्ज हम क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज करंट के फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, लाइक करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट यानी I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी टाइम। तो अगर हम ऐसी क्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा TI। हाँ, तो और ऐसी अगर हम इसको और वो करें तो I की तो कोई वो नहीं है, तो हम सेकंड ले लेंगे, टाइम की कोई वैल्यू नहीं, तो टाइम को हम सेकंड ले लेंगे। फिर अगर हम इसका डायमेंशन निकाले, ओके, LMT, क्योंकि उसमें I भी है तो हम I भी लिख लेंगे। L 0 होगा क्योंकि लेंथ की कोई नहीं है, मास भी 0 हो जाएगा। T1 क्योंकि ये ऊपर ही है, और I1। ओके, तो L0 M0 T1 I1 हो गई हमारे पास वैल्यू। फिर हमारे पास अगला जो है वो है डेंसिटी। डेंसिटी का भी वही हमारे पास कोई पर्टिकुलर फार्मूला तो है, पर उसी से हम निकालेंगे। लाइक फार्मूला है हमारे पास डेंसिटी का, पर कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं। क्यू मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ओके, तो मास की हमारे पास यूनिट है kg, और वॉल्यूम भी सिंपल है मीटर क्यूब। तो इसका अगर हम इसी डायमेंशन ये फॉर्मूले के हिसाब से निकालें तो हमारे पास आ गई L -3, क्योंकि L के नीचे 3 है, M 1 आई के ऊपर है, और T कुछ नहीं है तो मतलब 0। तो उसके बाद जो हमारे पास सबसे लास्ट वाला आता है वो है मोमेंटम। मोमेंटम हम स्मॉल p से लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला था P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की तो वैल्यू हमारे पास है kg, और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। तो इसी तरीके से हम इसका डायमेंशन भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। डायमेंशंस LMT से, ओके, L मतलब मीटर 1 आ गया, M मतलब kg भी 1 आ गया, T मतलब -1 आ गया। ओके, तो इसी तरीके से सेम आता है। और अगर आप ध्यान से ओके, तो इसी तरीके से हमारा ये सब आ जाता है। ऐसे हम और भी अगली वीडियो में, तो अब हम सेकंड पार्ट में और भी ऐसे निकालेंगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।